आखिर दिखाई कैसी देती है। और हम लोग देखते हैं कि वो दोनों लोग उस डंजन के अंदर एंट्री कर लेते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को पता चलता है कि उनको अंदर जाते हुए कोई देख रहा होता है, और वो और कोई नहीं बल्कि ओफेलिया का जो सीनियर होता है वही होता है। और ओफेलिया को बोलता है कि गुड वर्क, तुमने अच्छा काम किया ओफेलिया, तुमने सच में इस जगह का पता लगा लिया। और फिर वो अपनी आर्मी को कमांड करता है कि चलो उनके पीछे चलो। और हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग उसके पीछे पीछे उसी डंजन के अंदर जैसे ही फर्जिस उस गुफा के अंदर जाता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो देखता है वहां की दीवारों पर एंशिएंट लैंग्वेज में बेलमंग और उसके यूजर के बारे में कहानियां लिखी हुई होती हैं। और ये सब कुछ देखकर फर्जिस बहुत ज्यादा शौक और हैरान हो जाता है। और वो बताता है कि इसके ऊपर तो एंशिएंट लैंग्वेज में सोर्ड मास्टर और ये ड्रैगन स्लेयर सोर्ड के यूजर के बारे में लिखा हुआ होता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जिन्होक की जो सारी स्पिरिट्स हैं वो वहां के सभी ट्रैप्स को एक्टिव कर रही होती हैं, और जिन्होक और उसको फर्जिस को वहां पर बचा रही होती हैं। जिसे देखकर फर्जिस बोलता है कि अगर तुम्हारी स्पिरिट यहाँ पर नहीं होती तो हम इसको इतनी आराम से नहीं पढ़ पाते। फिर वो बोलता है कि मैंने तो सोचा था कि ये स्पिरिट कभी भी इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाती, तो तुमने इनको कैसे मनाया। और जिन्होक बोलता है कि मैंने प्यार से इनके दिल का दरवाजा खोल दिया, क्यों है ना। और फिर वो सारी स्पिरिट थोड़ा सा मुस्कुराती हैं और वो बोलती कि हाँ हाँ ये सही हो रहा है, ऐसा ही किया था इन्होंने। और फिर जिन्हों को अपनी सभी स्पिरिट्स को चेतावनी देता है कि याद तो होगा ना, अगर मुझे और फर्जिस को थोड़ी सी भी चोट लगी ना तो तुम्हें गोगमा छोड़ेगा नहीं। और ये बात सुनने के बाद वो सभी स्पिरिट्स बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं, और साथ में वो टीबोन को भी पीटने लग जाती है, क्योंकि टीबोन बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है, जिसकी वजह से सारे के सारे जो ट्रैप्स हैं वो उन स्पिरिट्स को ही एक्टिव करने पड़ रहे हैं। और ये सब कुछ देखकर एकदम से जिनोक सोचता है कि मुझे लगता है कि ये इसकी कॉपी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए अभी कम है। और हमें फिर उसकी कॉपी कंडीशन दिखाई जाती है कि ये उसको ये दिखा रहा है फर्जिस को कि वो अपने साथ के लोगों को कैसे ट्रीट करता है। और फिर जिनको अपनी फायर एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करके वहां पर रखी हुई मशालों को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर उनको कुछ देखने को मिलता है, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने होता है फैफ्निर द ड्रैगन की लाश। और उसको देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर हमें क्लोजर लुक दिखाया जाता है, उस फैफ्निर ड्रैगन के माथे के ऊपर रखी होती है बेलमंग द ड्रैगन स्लेयर सोर्ड। फिर जिनको अपने सभी स्पिरिट्स के सामने एक क्रिस्टल कॉइन फेंक देता है और वो बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, पूरे 3 घंटे तक हमें उन ट्रैप से बचाया, तो ये रखो और थोड़ा सा आराम करो। फिर फर्जिस बोलता है कि जिनहुक उस ड्रैगन के पास मत जाइएगा, मुझे पता है कि उसको मरे हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन अभी भी वो ऐसा पॉइजन एमिट कर रहा है जिसे कोई भी सरपास नहीं कर सकता। फिर जिनहुक बोलता है कि चिंता मत करो, मुझे इस बात का पता है, और मुझे इस बात का पता है कि अगर मैंने उस पॉइजन को पार भी कर लिया तो मुझे बेलमंग के द्वारा चूज किया जाना पड़ेगा उसको यूज करने के लिए। और ये बात सुनकर फर्जिस बोलता है कि तुम्हें तो इस टावर के बारे में सब कुछ पता है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ मेरी इस जर्नी पर। और ये बात सुनने के बाद जिन्हों बोलता है कि ओह तो तुम एक टावर एक्सप्लोरर हो, और फिर अपने मन में सोचने लग जाता है कि यार ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है इसके साथ टावर एक्सप्लोर करने में। मैं पक्का कह सकता हूँ कि इससे ज्यादा मतलब इससे कम लालची इंसान पूरे टावर ऑफ ट्रायल में नहीं मिलेगा, जिसको सिर्फ एक्सप्लोर करने से मतलब है और किसी चीज से भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस टाइम सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। अगर मैंने इस गेम को छोड़कर एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया तो इंसानियत खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरे अलावा कोई भी नहीं है जो यहाँ के सभी फ्लोर्स के बारे में जानता हो। और जिनुक फर्जिस को मना कर ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं उनके पीछे कोई आ जाता है, और जिनुक बोलता है कि मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ अनइनवाइटेड गेस्ट आ चुके हैं यहाँ पर। और हम लोग देखते कि ये कोई और नहीं बल्कि डिकोसस फैमिली के वही वैम्पायर्स होते हैं, जिनको देखकर फर्जिस बहुत ज्यादा डर जाता है। और वो वैम्पायर भी एकदम से सामने की तरफ देखते हैं और उनके सामने होती है बेलमंग की तलवार, और वो बोलते कि फाइनली हमने ड्रैगन स्लेयर सोर्ड बेलमंग को ढूंढ ही लिया। फिर वो ओफेलिया को बोलता है कि ओफेलिया तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब तुम वापस घर आ सकती हो, तुम्हें अपना अधिकार वापस मिलता है। और ओफेलिया भी उसका थैंक यू करती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जिन्हों उन सभी से बोलता है कि ओह तो लो आ गए रिकोसस फैमिली के मच्छर, तुम लोगों ने बहुत सारे कॉइन यूज किए होंगे यहाँ पर नीचे वाले फ्लोर पर आने के लिए। और वो फैमिली का हेड बोलता है कि हाँ, हम ऐसी चीजों के लिए कभी नहीं सोचते, हमने बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया इस ड्रैगन स्लेयर सोर्ड तक पहुंचने के लिए। हमने यहाँ तक कि एक डिमोनिक ह्यूमन के साथ भी काम किया है, और हमें फिर भी इस तलवार का पता नहीं लगा था। और देखो तो अगर सोचा जाए तो मुझे सिर्फ करना ही क्या था, तुम्हें फॉलो ही करना था और मैं इस तलवार तक पहुंच जाता। क्यों, ये है ना अजीब बात। और जिन्हों बोलता कि अच्छा तो तुम्हें बेलमंग की सोर चाहिए, लेकिन ये तो बहुत शर्म की बात है, तुम्हें पता है ना उसके आसपास बहुत ही ज्यादा पॉइजन है, तुम उसके पार नहीं जा सकते।
और ओडिकोस फैमिली का हेड बोलता है कि हम ऐसी चीजों के बारे में कभी नहीं सोचते, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और ये बोलकर वो अपने सभी वैम्पायर के साथियों को बोल देता है कि आगे बढ़ो और उन पर हमला करो, और याद रखना कि उस एक्सप्लोरर को भी जिंदा पकड़ना है ताकि वो हमारे काम आ सके एक परमानेंट सर्च डॉग के तरीके से। और ये बात सुनने के बाद फर्जिस एकदम से भागने लग जाता है और बोलता है कि नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकता, अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी भी एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा। और वो ये बोलकर अपनी स्किल वॉन्डरिंग थ्रू रूफ फ्लोर्स का इस्तेमाल करने लग जाता है और जिन्हों को सॉरी बोलता है। इस स्किल की मदद से वो किसी भी फ्लोर पर जा सकता है विदाउट किसी पेनल्टी के। और वो अपनी स्किल को इस्तेमाल कर ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे दो वेम्पायर आ जाते हैं जो कि उसके ऊपर हमला करने ही वाले होते हैं। और ये सब पर्जिस भी नोटिस कर लेता है, लेकिन अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों के दोनों वेम्पायर एकदम से वहीं के वहीं मर जाते हैं। और ये किसने किया होता है? ये होता है हमारा गोगुमा, जो कि वहां पर आ जाता है, वो भी बड़े ही बैडएस लुक के साथ, जिसको देखकर फर्जिस बोलता है कि क्या एक एंशिएंट क्रीचर? जिन्हों गोगुमा को बोलता है कि प्रोटेक्ट हिम, उसे बचाए रखना, ठीक है? और गोगुमा भी हाँ बोल देता है और फिर बोलता है जिन्हों को अपने सभी स्पिरिट्स को और तुम सभी, और फिर वो उन सभी स्पिरिट्स का बैटल मोड ऑन कर देता है, जिसकी वजह से फिर से वो सभी की सभी बहुत ही ज्यादा बैडएस लुक देने लग जाती हैं। और जिन्हों बोलता है कि क्या लगा, तुम्हें क्या लगा था कि मैं पिछली बार से थोड़ा सा भी ताकतवर नहीं हुआ हूँ? गलती कर रहे हो तुम लोग। और हाँ, बाय द वे छोड़ो, मैंने सुना है कि तुम सभी वैम्पायर फायर के खिलाफ बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हो। और जिन्हों कितना बोलते हैं हम लोग देखते हैं, जिन्हों की जो फायर स्पिरिट होती है वो स्पिरिट ब्रेथ का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ही तेज फायर अटैक हो जाता है। और उन सभी स्पिरिट्स को ऐसे फाइट करता हुआ देखकर टीबोन बोलता है कि तुम सभी लोग तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, अगर ऐसी बात है तो मैं भी आ रहा हूँ। और वो फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन तभी जिन्हों को उसको पीछे से पकड़ लेता है और टीबोन को समझ नहीं आ रहा होता कि उसको क्यों रोका गया है। लेकिन जिन्हों को उसको एक चीज देता है और बोलता है कि तुम ये रखो यार, बाकी सब छोड़ो। और तभी सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं ओफेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर वो देख के द ग्रेट फाइव स्पिरिट्स को और साथ में एक एंशिएंट क्रीचर को। और वो बोलते कि यार लास्ट टाइम मैंने जो देखा था, ये कमीना तो उससे बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है और बहुत सारे रिसोर्सेस तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी, और जैसे ही ओफेलिया ये बात बोलती है, हम लोग देखते हैं उन सभी स्पिरिट्स के पास थोड़ी सी खून की बूंदें आ जाती हैं और हमें दिखाई जाती है ब्लड एक्सप्लोजन स्किल, जिसके एक ही अटैक की वजह से वो सभी की स्पिरिट्स एक ही बार में हार जाती है, जिसकी वजह से उन सभी के ऊपर बहुत सारे पत्थर आके गिर जाते हैं और वो सभी की सभी वहीं के वहीं ढेर हो जाती है। और वो आदमी जिसने उसके ऊपर अटैक किया होता है उन स्पिरिट्स के ऊपर, वो बोलता है कि तुम लोग इन मामूली सी स्पिरिट्स के सामने स्ट्रगल कर रहे हो। डिकोसिस फैमिली का जो फ्यूचर है वो मुझे बहुत ही ज्यादा डिम लग रहा है। तुम सभी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दी जाएगी जब तुम लोग वापस जाओगे। और उसके सभी साथी उससे माफी मांग रहे होते हैं। फिर वो आदमी बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये सब कैसे किया जाता है, और डिकोसिस फैमिली का हेड होने के नाते मैं इनसे निपटूंगा। और तभी जिन्हों को अपनी आई फ्लैट में स्किल का इस्तेमाल करता है और हम लोगों को उसका नाम दिखाया जाता है, जिसमें इसका नाम होता है एमुलम डिकोसिस। फिर हमें बताई जाती है एमुलम की कॉपी कंडीशन, यानी कि इसकी स्किल को कॉपी करने की जो कंडीशन है। और हमें बताया जाता है कि एमुलम की जो नसों के अंदर है वो प्योर वेम्पायर ब्लड दौड़ रहा है। अगर तुम उसके माइंड डोमिनेशन स्किल से एस्केप कर पाओगे तो तुम उसकी कोई भी स्किल को आसानी से कॉपी कर पाओगे। जिन्हों को इस कॉपी कंडीशन को देखकर अपने मन में सोचने लग जाता है कि ओह, तो मुझे इसके माइंड डोमेन स्किल से बाहर निकलना है। और फिर हम लोग देखते हैं उसकी सभी स्पिरिट्स जिन्हों को वॉच आउट रहने के लिए बोलती है, मतलब कि बच के रहना, ये और सभी से अलग है। और जिन्हों को अपनी सभी स्पिरिट्स को बोलता है कि तुम गोगुमा के साथ जाओ और फर्जिस को प्रोटेक्ट करो, इसको मैं देखता हूँ। और ये बात सुनने के बाद एमुलम बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहे हो, अगर तुम्हारे पास सभी एंशिएंट क्रीचर और सभी स्पिरिट भी तुम्हारी कमांड में होती तो भी तुम मेरे सामने नहीं जीत पाते। और ये बोलकर वो अपनी स्किल ब्लड एकेडमी का यूज करता है और जिनोब के ऊपर बहुत सारी खून से बनी हुई तलवारों से हमला कर देता है। और जिनोब भी उसके जवाबी हमले के तौर पर अपनी फर्स्ट एवर फायर स्किल का इस्तेमाल करता है और उन सभी अटैक को डोज कर देता है। लेकिन जैसे वो अपनी इस स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है, हम लोग नोटिस करते हैं कि उसके पीछे एमलम एकदम से आ जाता है। और ये बात जिनोब भी एकदम से नोटिस कर लेता है, लेकिन वो जैसे ही रिएक्ट करता है उससे पहले ही एमलम उसके ऊपर हमला कर देता है और जिनोब थोड़ा सा दूर जाके गिरता है। और एमलम बोलता है कि तुम्हारी रिएक्शन स्पीड तो बहुत अच्छे है एक इंसान होने के बाद भी। और हम लोग देखते हैं कि जिनहोक उसके इस अटैक से बच तो जाता है, लेकिन वो पूरे तरीके से नहीं बच पाता, उसको थोड़ा सा कट लग जाता है उसके फेस पर। और फिर एमलम बोलता है कि चलो फिर देखते हैं
तुम्हारे खून के अंदर किस तरीके की पावर है। और ये बात बोलकर एमलम अपनी स्किल ब्लड एक्सप्लोजन को एक्टिवेट कर देता है और जिनहुक के जो गाल पर खून लगा होता है वो उस स्किल से रिएक्ट करने लग जाता है। और साथ में ही हम लोग देखते हैं कि जिनहुक के उस ब्लड से बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है वहां। और फिर हम लोग देखते हैं एमलम को, जो कि अपने लास्ट अटैक की वजह से बहुत ज्यादा शौक हो चुका है, और जैसे उसके लास्ट अटैक की वजह से वहां पर जो धुआं है वो हटने लग जाता है, हम लोगों को दिखाया जाता है जिनहुक, जो कि बड़े ही कैजुअल तरीके से बोल रहा होता है कि अच्छी बात है यार, मैंने इसको एन मौके पर डोज कर लिया, वरना मैं पक्का इस अटैक से मर ही जाता। और फिर एकदम से उसको ऐसे खड़ा हुआ होता देखकर एमलम बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, और वो सोचने लग जाता है कि मैंने किसी को नहीं देखा कि किसी का खून इस तरीके से एक्सप्लोड हो। क्या इसके खून में कुछ स्पेशल बात है इस मीठी स्मेल होने के अलावा। और फिर जिनोक बोलता है कि क्या यार, तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो क्या, मैंने तो सोचा था कि तुम्हें सिर्फ ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड ही चाहिए। और एमलम बोलता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे किसी डिफरेंट रीजन की वजह से मिलने आया हूँ, मुझे वो चाहिए। और फिर एमलम जिन्हों की तरफ उंगली करते हुए बोलता है कि मुझे वो क्रिमिनल चाहिए जिसको मैंने बहुत टाइम पहले सील किया था, और जो अभी इस टाइम तुम्हारी अंगूठी के अंदर छिप कर बैठी हुई है। हाँ, मैं एलिस की बात कर रहा हूँ, मुझे एलिस वॉन अट्राक्सिया चाहिए अभी के अभी। और उसकी ये बात सुनने के बाद जिन्हों बोलता है कि क्या, एक क्रिमिनल, मुझे नहीं पता यार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और उसकी ये बात सुनने के बाद एमलम बोलता है कि क्या तुम मुझे पागल समझते हो, मैंने देखा था तुम्हें सेवंथ फ्लोर पर एलिस को मैनिफेस्ट करते हुए, तो वो मुझे चाहिए अभी के अभी, वो मुझे दे दो। और जिन्हों बोलता है कि यार तुम्हारे इस लास्ट अटैक की वजह से मेरे कानों को ढंग से सुनाई नहीं दे रहा कि तुम क्या बोल रहे हो। जिन्हों के अपना बोलते हम लोग देखते हैं जिन्हों के आसपास बहुत सारी खून की बूंदें आ गई होती हैं, और एमलम उसको वार्निंग देता है कि ये बकवास करना बंद करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर जिनोक उन सभी खून की बूंदों को देखकर एकदम से बोलता है कि हाँ हाँ यार, अब मुझे सब कुछ सुनाई देने लग गया है, और हाँ, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं एक वैम्पायर को समन कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिर वो जिनोक बोलता है कि ठीक है, फिर जल्दी से बाहर आ जाओ, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। और हम लोग देखते हैं कि जिनोक की इतना बोलते ही ओफेलिया पीछे से आगे की तरफ आने लग जाती है, जिसको आगे की तरफ आते हुए देखकर एमलम बोलता है कि ओफेलिया, तुम इसके बुलाने पर आगे क्यों चली आई। और अब हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ओफेलिया जानकारी दे रही होती है कैंग जिनोक के बारे में, और एमलम बोल रहा होता है कि क्या ये सच बात है कि जिनोक 21वें फ्लोर पर बेलमंग दी ड्रैगन स्लेयर सोर्ड को ढूंढ रहा है। और ओफेलिया बोलती कि जी यस सर, मैंने अपनी इन दोनों आंखों से देखा है, मैंने ये भी देखा है कि उसके पास एक मिस्टीरियस एक्सप्लोरर है जो कि बेलमंग को ढूंढ सकता है। और ये बात सुनने के बाद एमलम बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर ठीक है, बहुत अच्छी, जाओ अब तुम रेस्ट कर सकती हो। और हम लोग देखते कि ओफेलिया अपने महल में रेस्ट करने के लिए जा रही होती है, तभी वो एक कमरे के सामने खड़ी हो जाती है, और वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि मेरे पास यही मौका है अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने का। और वो सोचती है जिन्हों को धोखा देने का। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि उसका ब्रांड ऑफ ट्रिब्यूशन का मार्क एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। और हम लोगों को एक आवाज सुनाई देती है कि ओफेलिया, उस चीज को वापस लेकर आओ, वो चीज जो कि डिकोसिस फैमिली का एक बहुत ही पुराना ट्रेजर है, एक होली रेलिक। और हम लोग देखते हैं कि ओफेलिया उसी जगह से एक कड़े को ले आती है, और अब हम लास्ट प्रेजेंट टाइम पर आ जाते हैं जहां पर उसके हाथ में अपोस्टेट ब्रेसलेट होता है, जिसको देखकर एमलम बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये इसके हाथ पर आखिर क्यों है, ये इसके साथ क्या करना चाहती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि ओफेलिया उसको एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से वो रिएक्ट करने लग जाता है, जिसकी वजह से जो एलिस के ऊपर सील लगी होती है उसके खुलने में टाइम शुरू हो जाता है पूरे 10 मिनट का, जिसकी वजह से अब अगर टाइम पूरा होने से पहले इस ब्रेसलेट से ही वो सील को अंडू नहीं किया गया तो 10 मिनट के अंदर अंदर एलिस आजाद हो जाएगी। और ये सब कुछ देखकर एमलम बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, और वो बोलता है कि ओफेलिया तुम ये क्या कर रही हो, वो कड़ा मुझे दो। और जैसे वो छीनने की कोशिश करता है, ओफेलिया एकदम से पीछे की तरफ हट जाती है। वो अपनी मर्जी से नहीं कर रही होती, बल्कि उसका ब्रांड ऑफ ट्रिब्यूशन का मार्क उससे ये सब कुछ करवा रहा होता है। और उसके सामने नोटिफिकेशन आ जाती है कि टाइमर पूरा होने तक कुछ भी करो, लेकिन उस कड़े को किसी के भी हाथ मत लगने दो, अगर तुम्हारे पास कोई भी आए तो उसके ऊपर वैसे ही हमला कर दो। और हम लोग देखते हैं कि ओफेलिया अपना हथियार निकाल लेती है, और उसी मार्क की वजह से एमलम के ऊपर हमला कर देती है। और वो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है कि उसने उसके ऊपर हमला कर दिया, और अब उसने ये सबसे बड़ी गलती कर दी। और एमलम भी बहुत ज्यादा शौक और गुस्सा हो जाता है, और वो बोलता है
कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अपने ये गंदे हाथ तुम मेरे ऊपर चलाओ। और वो बहुत ही ज्यादा डरावने लुक के साथ ओफेलिया की तरफ देख रहा होता है। और ओफेलिया भी उसके इस डरावने लुक को देखकर अपने मन में बोलती है कि अब तो मैं गई यार, अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। फिर एमुलम बोलता है कि ओफेलिया, तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम हमें धोखा देने वाली हो। और ये बोलकर एमुलम बहुत ही पावरफुल अटैक ओफेलिया के ऊपर कर देता है। और हम लोग देखते कि एंड टाइम पर ही जिनहोक अपने डीमन किंग सोर्ड स्टेप स्किल का इस्तेमाल करके वहीं से वहीं ओफेलिया को बचा लेता है। और ओफेलिया भी देखती है कि उसको बचा लिया गया है। और तभी वो देखते है कि जिनहुक ने उसको बचाया है। और वो बोलती कि आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया। और जिनहुक बोलता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है मैंने तुमसे क्या कहा था। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें पूरी इटर्निटी तक मेरी सेवा करनी होगी। और फिर जिनहुक एमुलम से बोलता है कि सील अभी भी टूटी नहीं है एमुलम। और हाँ ओफेलिया, आप मेरी साथी बनना चाहती है, तुम्हें अपने साथियों का सही से ध्यान रखना चाहिए था। अगर तुम सही से ध्यान रखते तो ऐसा कोई दिन आता ही नहीं तुम्हारी लाइफ में। और ये बात सुनने के बाद एमुलम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और वो ये बोलता है जिन्हों को कि मैं ये पक्के तौर से करूंगा कि। और इतना बोलकर एमुलम एकदम से जिन्हों के साइड में आ जाता है किक को प्रिपेयर करते हुए। और वो बहुत ही ज्यादा जोर से जिन्हों को किक दे मारता है। और फिर बोलता है कि तुम आगे से कभी भी किसी के साथ इतने एरोगेंट तरीके से बात ना करो। और ये बोलकर बहुत ही ज्यादा जोर की किक दे मारता है जिन्हों को, क्योंकि उसने अपने ट्रांसफर स्किल का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से वो एकदम से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो गया था। और उस लास्ट किक की वजह से जिन्हों बहुत ज्यादा दूर जाके दीवार में जाके लगता है। और एमुलम फिर से अपनी ब्लड एकेडमी स्किल का यूज करता है और एक खून से बने हुए ड्रैगन से जिन्हों के ऊपर हमला करने लग जाता है। और वो खून से बना हुआ ड्रैगन जिन्हों की तरफ बढ़ने लग जाता है। लेकिन तभी जिन्हों अपने टॉम ग्रेम के राइट हैंड का इस्तेमाल करता है, उससे उस अटैक को वहीं के वहीं खत्म कर देता है। और फिर एमुलम अपनी ब्लड एक्सप्लोजन स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और जिन्होक अपनी डीमन सोर्ड किंग स्टेप स्किल को इस्तेमाल करने लग जाता है। और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा घमासान युद्ध करने लग जाते हैं। उनकी फाइट बहुत ही ज्यादा स्पीड से हो रही है जिसको कोई भी आम इंसान नहीं देख पा रहा होता। वो दोनों अपनी फुल पोटेंशियल पर लड़ाई कर रहे होते हैं। और ये सब कुछ देखकर दूर से ओफेलिया बोलते कि नो वे, ये नहीं हो सकता, इन दोनों की फाइट तो कुछ अलग ही लेवल पर चल रही है। और वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है। लेकिन तभी उसके साइड में गोगुमा आ जाता है जो उसको बोलता है कि तुम्हें उस तरफ जाना चाहिए जहां पर हम फर्जिस को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं सभी वैम्पायर से। तुम्हें अपनी बारी का वेट करना चाहिए। और ये बात ओफेलिया भी समझ जाती है और उसके साथ साथ वहीं पर चली जाती है जहां पर सभी स्पिरिट्स उन वैम्पायर के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं जो फर्जिस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एमुलम जिन्हों के ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ रहा होता है। वो जिन्हों को जमीन में धंसाकर बहुत ही ज्यादा दूर फेंक के मारता है जिसकी वजह से जिन्हों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और फिर एमुलम उसके पास जाता है और वो बोलता है कि तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया था। मैंने सोचा नहीं था कि तुम टॉम ग्रेव की राइट आर्म की स्किल का यूज कर पाओगे। लेकिन चाहे तुम कितना भी ट्राई कर लो, तुम ज्यादा से ज्यादा मुझे एक छोटा सा स्क्रैच ही दे सकते हो। और जिनको उसकी ये बात सुनने के बाद बोलता है कि एमुलम, तुम इस छोटी सी बात को बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। जो तुम्हें ये छोटा सा स्क्रैच मैंने दिया है ये बिल्कुल भी मीनिंगलेस नहीं है, बल्कि मुझे इतना ही चाहिए था तुम्हारा। और फिर जिनुक उसे उसका ही खून दिखाता है जो कि उसकी उंगली पर लगा होता है और जिनुक स्माइल कर रहा होता है। लेकिन तभी टीबोन उसको बोलता है कि मास्टर ये कंप्लीट हो गया। और हम लोग देखते हैं कि टीबोन ने एक बैरियर बना दिया वहां पर जिससे हाई फ्लोर का जो सप्रेशन है वो बिल्कुल कम हो जाता है, और 20% से। और वहां पर 4 स्टार का प्रेजेंट वर्ल्ड रिस्टेनिंग बैरियर एक्टिवेट हो जाता है। और फिर ओफेलिया अपने हाथ से वो कड़ा निकालते हुए ये सोचते हुए जिनोक की तरफ फेंक देती है कि इस पॉइंट पर उसके पास कोई भी घर नहीं बचा है वापस जाने को। और वो कड़ा जिनोक की तरफ फेंक देती है और जिनोक भी उस कड़े को अपने हाथ में कैच कर लेता है। और फिर जिनोक वो उसी खून को जो कि एमुलम का होता है उस कड़े के ऊपर लगा देता है, जिसकी वजह से एमुलम बहुत ज्यादा डर जाता है और एकदम से अपनी स्किल ब्लड एक्सप्लोजन को जिन्हों के आसपास एक्टिवेट कर देता है और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कर देता है, ये बोलते हुए कि मर जाओ, ये नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही एमुलम के उस लास्ट अटैक की वजह से हुए धमाके से जो धुआं हुआ था वो हट जाता है, तो एकदम से एमुलम बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। जो क्योंकि वो जो देखता है उसको देखकर हम सभी लोग भी शॉक होने वाले हैं, क्योंकि वो जो ब्लड था वो एमुलम के मतलब एमुलम का था। और वो
अट्राक्सिया फैमिली का है। तो इसकी वजह से जो एलिस के ऊपर सील लगी होती है, जो इन्होंने लगाई थी बहुत टाइम पहले, वो अंडू हो जाती है और वो सील ब्रोक हो जाती है। और हम लोग देखते हैं फुल्ली मैनिफेस्टेड एलिस वॉन अट्राक्सिया को, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है एमलम के ऊपर, क्योंकि उन्होंने उसको धोखा दिया होता है। और एलिस बोल रही होती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दूंगी, तुमने मेरे साथ जो धोखा किया है उसका बदला तुम्हें चुकाना होगा। और हम लोग देखते कि एलिस बहुत ज्यादा गुस्से के साथ बाहर आ जाती है और अब एलिस के पास अपनी फुल पावर है। और फिर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एलिस जिनो को बोल रही होती है कि क्या तुम डिक्योसस फैमिली को यहाँ पर ल्यूर करने वाले हो? मुझे तुम्हारा ये आइडिया तो पसंद आया रिवेंज वाला, लेकिन अभी मेरे पास फुल पावर नहीं है और मुझे ये बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम अभी इतने स्ट्रोंग नहीं हो कि तुम उनका सामना खुद से कर पाओगे। लेकिन तभी जिनहुक एलिस के सर पर हाथ रखता है और बोलता है कि अरे एलिस, तुम चिंता मत करो, ये हमारे लिए बिल्कुल सही मौका है। इसे एक रेयर अपॉर्चुनिटी की तरह कंसीडर करो कि हम उन्हें यहाँ पर ल्यूर कर सकते हैं और उन्हें यहीं के यहीं खत्म कर सकते हैं। लेकिन एलिस फिर भी हिचकिचा रही होती है, ये बोलते हुए कि ये सब कुछ तुम्हें खतरे में डाल सकता है। और अब हम प्रेजेंट टाइम पर आ जाते हैं, जहां पर एलिस अपनी फुल पावर के साथ जिनुक के सामने खड़ी हो गई है और वो जिनुक की तरफ देख रही होती है। और जिनुक बोलता है कि मेरी तरफ ऐसा क्या देख रही हो, जाओ जाकर अपना रिवेंज ले लो, तुम्हारे सामने है तुम्हारा गुनहगार। और ये बात सुनने के बाद एलिस थोड़ी सी स्माइल करती है और बोलती कि हाँ, तुमने सही कहा। और ये बात बोलने के बाद वो एमुलम की तरफ बढ़ती है, ये बोलते हुए कि हाँ, मुझे मेरा रिवेंज ले लेना चाहिए। और एलिस को वहां पर देखकर अट्राक्सिया फैमिली के जितने भी वैम्पायर वहां पर होते हैं वो सभी के सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये तो प्योर ब्लड लाइन है अट्राक्सिया की, ये है एलिस वॉन अट्राक्सिया, क्या इसकी सील टूट गई? और वो लोग बहुत ज्यादा डर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे से एक स्लैश आता है और उन सभी को वहीं के वहीं मार देता है। और ये कौन होता है? ये वही वैम्पायर होता है, इसका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये वही लॉयल सर्वेंट होता है जो कि एलिस के साथ ही वहां पर उस गुफा में लॉक कर दिया गया था। वो बोलता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने इस गंदे मुंह से मेरी एलिस मतलब प्रिंसेस एलिस का नाम लेने की? तुम सभी लोग मौत डिजर्व करते हो। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है एमुलम की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा और इरिटेट भी हो रखा होता है एलिस को वहां पर देखकर। और तभी वहां पर कुछ ब्लड की जो बूंदे हैं वो वहां पर हवा में फ्लोट करने लग जाती है और एमुलम अपनी ब्लड स्किल का इस्तेमाल करके एलिस के ऊपर खून से बनी हुई गोलियों को फेंकने लग जाता है। लेकिन एलिस को इससे फर्क पड़ेगा अजी घंटा। एलिस अपने एक हाथ से उसकी सभी ब्लड को रिफ्लेक्ट कर देती है और बहुत ही ज्यादा गुस्से से एमलम की तरफ देखने लग जाती है। लेकिन एमलम फिर भी नहीं रुकता। एमलम अपनी ब्लड एकेडमी स्किल का इस्तेमाल करता है और ब्लड से एक तलवार मैनिफेस्ट कर लेता है और उसी ब्लड की बनी हुई तलवार से वो एलिस के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन एलिस अपने ब्लड रोड स्किल का इस्तेमाल करके उसके इस अटैक को ब्लॉक कर लेती है और एलिस बोलती कि वाओ, बहुत टाइम हो गया है मैडम, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। और फिर एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एलिस बोलते हैं कि जब टाइम आया था जब सभी वैम्पायर मेरे खिलाफ हो गए थे, क्योंकि मैंने अपने इसके मतलब क्या कहते हैं अपने राज्य को एक्सपेंड करने वाले आइडिया से मना कर दिया था, उन सब के बावजूद भी तुम मेरी साइड पर खड़े हुए थे। लेकिन उसके बाद तुमने मुझे खुद से धोखा दिया। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा क्यों किया था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। और ये बोलने के बाद एलिस बहुत ही ज्यादा गुस्से से एमलम के पेट में एक बहुत ही ज्यादा जोर का मुक्का दे के मारती है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करता है एमलम को, जिससे उसके मुंह में खून भी आ जाता है और एमलम बहुत ज्यादा दूर जाकर एक पिलर से टकरा जाता है। और पिलर से टकराने के बाद एमलम अपने आप को कैसे ना कैसे करके हवा में संभालता है और थोड़ा सा सीधा हो जाता है। और फिर एमलम अपनी रेड कोफिंग एक्सक्लूसिव स्किल को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से एलिस के चारों तरफ बहुत सारी कांटों से बनी हुई दीवार सी समन हो जाती है। और फिर एमुलम बोलने लग जाता है एलिस को कि हाँ, मैं भी यही सोचता था कि बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है टावर में, लेकिन मैं गलत था। लेकिन तुमने टावर को चूज किया हमारे ऊपर। तुम्हें एरा का सबसे पावरफुल वैम्पायर कंसिडर किया जाता था, लेकिन तुमने अपनी ही पीठ अपने ही लोगों की तरफ मोड़ दी, वो भी एक छोटे से एक्सक्यूज के साथ कि तुम इस टावर में पावर मेंटेन करना चाहती हो, मतलब बैलेंस करना चाहती हो पावर का। ये क्या बात हुई? और ये बात बोलकर एमलम अपनी स्किल को फुल्ली एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से एलिस के चारों तरफ जो कांटे लगे होते थे
वो एलिस की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और एक कॉफिन का रूप ले लेते हैं, एलिस को अपने अंदर ही कैद करके। और फिर हम बोलता है कि अगर तुम हम लोगों को दोबारा से फेल करवाना चाहती हो तो मैं तुम्हें दोबारा से सील कर दूंगा जैसे मैंने पहले किया था। और हम लोग देखते हैं कि एलिस को वो कांटों से बनी हुई दीवार एक कॉफिन के अंदर सील कर लेती है। और ये सब कुछ देखकर ओफेलिया बोलते कि क्या यार, अब तो मैं गई, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। और जिनोक उसके साइड में ही एचपी बढ़ाने वाली पोशन को पी रहा होता है और वो बोलता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें पता नहीं है क्या, एलिस सबसे पावरफुल वेम्पायर है यहाँ पर। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा थक चुका है मतलब अपने लास्ट स्किल का इस्तेमाल करने के बाद। लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि जो कॉफिन उसने बनाया होता है एलिस को सील करने के लिए, वो थोड़ा सा ग्लो करने लग जाता है और साथ में ही वो और ज्यादा ग्लो करने लग जाता है, उसके अंदर क्रैक पड़ने लग जाते हैं। और देखते ही देखते हम लोग देखते हैं कि वो कॉफिन एकदम से ब्लास्ट हो जाता है और जो उस कॉफिन से बाहर आता है उसे देखकर एम्बलम बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और फर्जिस बोलता है कि हाँ, इसी की तो मैंने लेजेंड सुनी थी। और हम लोगों को दिखाई जाती है एलिस जो कि एक नई फॉर्म के अंदर आ चुकी है और हम लोगों को बताया जाता है कि ये इसकी एक डिवाइन एक्सक्लूसिव फॉर्म है जिसका नाम होता है रेवलेशन ऑफ द वर्ल्ड क्रिएशन। और हम लोग देखते हैं कि एलिस भाई साहब पूरी एक वैम्पायर तो लग ही नहीं रही, वो एक एंजल टाइप लग रही होती है जो कि बहुत ही बैडेस्ट लुक दे रही होती है। और उसको इस फॉर्म में देखने के बाद एम्बलम बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि क्या रिस्ट्रिक्शंस इतने ज्यादा कम हो गए कोई कि वो अपनी डिवाइन फॉर्म को यूज कर पा रही है। और वो इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि उसको बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक लगते हैं जिसकी वजह से उसकी आधी से ज्यादा बॉडी गायब भी हो जाती है। ये अटैक किसने किया होता है, ये अटैक किया होता है एलिस ने। और एलिस बोल रही होती है कि थैंक्स ये कहने के लिए, और अब मैं हेजिटेट बिल्कुल नहीं करने वाली। और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है एम्बलम के ऊपर, लेकिन एम्बलम अपनी सुपर रीजनरेशन स्किल को एक्टिवेट करता है जिससे उसकी बॉडी फिर से बनने लग जाती है। और अपने मन में सोचने लग जाता है कि क्या यार, इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा तेज है, मैं तो उस पर रिएक्ट नहीं कर पाया। और वो इतना सोच ही रहा था, लेकिन तभी उसके ऊपर एक और बहुत ही ज्यादा जोर की किक आके लगती है एलिस की, और जिसकी वजह से वो फिर से बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है जिनहुक जो कि एलिस की तरफ बोल रहा होता है कि एलिस, मैं से तुम पर छोड़ रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ बेलमंग दी ड्रैगन स्लेयर सोर्ड को लाने, ठीक है। और एलिस बोलते कि हाँ हाँ ठीक है, मैं भी अभी से डील करके सेटिस्फाई नहीं हुई हूँ। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जिनहुक कुछ ना कुछ आइटम को कंबाइन करके एक अनआइडेंटिफाइड लिक्विड बना लेता है जो कि उसकी पॉइजन रिस्ट्रेनिंग को 50% से एनहेंस कर देता है। और फिर वो अपनी स्किल 1000 पॉइजन का इस्तेमाल करता है जिससे और 50% उसकी पॉइजन रिस्ट्रेनिंग बढ़ जाती है। और फिर वो बेलमंग की तलवार की तरफ बढ़ने लग जाता है जो कि उस ड्रैगन की बॉडी की तरफ होता है, क्योंकि उस बॉडी की मतलब उस ड्रैगन की बॉडी की तरफ चारों तरफ में बहुत सारा डेडली पॉइजन होता है। तो उसने अपनी स्किल इस्तेमाल की और कुछ लिक्विड बनाया जिससे वो पॉइजन को स्टैंड कर पाए। और उसको उसकी तरफ भागता हुआ देखकर वे बचे हुए वैम्पायर बोलते कि क्या, वो तो बेलमंग की तरफ बढ़ रहा है, उसे जाकर रोको। और हम लोग देखते हैं कि वैम्पायर भी उसका पीछा करने लग जाते हैं। और जैसे ही जिनहुक उस पॉइजन के अंदर पाव रखता है, वो पॉइजन बहुत ही ज्यादा डेडली होता है और जिनहुक के सामने नोटिफिकेशन आती है कि वो अपनी 11% एचपी हर सेकंड पे लूज करेगा। और जो वैम्पायर उसका पीछा करते करते उस पोजीशन में चले गए थे, वो लोग वहीं के वहीं मर जाते हैं। ये सब कुछ देखकर जो बचे हुए वैम्पायर है वो बोलते हैं कि पागलो, उसके ऊपर दूर से अपनी मैजिकल पावर से हमला करो, उसका पीछा मत करो। और ये बोलकर वो अपने मैजिकल वेपन को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे से ओफेलिया आती है और उनको पीछे से ही मार देती है। और उसकी इस एक्शन को देखकर जो मिस एलिस का लॉयल सर्वेंट होता है वो बोलता है कि तुम हमारा साथ क्यों दे रही हो। और ओफेलिया बोलती कि तुम देख नहीं रहे क्या मिस एलिस को फाइट करते हुए, मैं कभी भी लूजर की साइड पे नहीं होती। फिर हमें जिनहुक दिखाया जाता है जिसके ऊपर पॉइजन बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर रहा होता है, उसकी स्पीड भी हर सेकंड कम होती जा रही है। और जिनहुक भी बोलता है कि हाँ, ये पॉइजन तो बहुत ज्यादा इंटेंस है। और हम लोग देखते हैं कि जिनहुक धीरे धीरे करके बेलमंग की तलवार की तरफ पहुंच जाता है और ग्रैब कर लेता है उसके हैंडल को और बोलता है जिनहुक कि चलो इसको एक ही बारी में निकाल देते हैं। और जिनहुक अपने स्किल ब्लेसिंग ऑफ द स्टार और डार्क हेवनली डीमन आर्ट स्किल को एक्टिवेट करके बहुत ज्यादा जोर लगाता है। और हम लोग देखते हैं कि इस पॉइजन की वजह से जिनहुक का जो विजन है वो भी थोड़ा सा ब्लरी टाइप हो जाता है। वो पॉइजन बहुत ही ज्यादा डेडली होता है, लेकिन जिनहुक फिर भी हार नहीं मानता और वो बहुत ही ज्यादा जोर लगाता है उस तलवार के हैंडल पर। और हम लोग देखते हैं कि वो उस ड्रैगन के सर से धीरे धीरे करके उस तलवार को एक ही झटके में बाहर की तरफ निकाल लेता है। और जिनहुक जैसे